7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है। जापानीज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूएसए का रिस्पॉन्स इतना भयंकर हो सकता है। Now I am become death, the destroyer of worlds. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. साल 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर से ये जंग शुरू हुई, जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेड किया और एक एक करके बाकी कई देश इस जंग में धकेले गए। वर्ल्ड वार 2 दो बड़ी अलायंसेस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स करके बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए। इन्हें एलाइड पावर्स या अलायंस करके बुलाया जाता है। अलायंस में फ्रांस और चाइना जैसे देश भी जुड़े हुए थे, लेकिन शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस जंग का हिस्सा न बने। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका का इस जंग में इंटरफेयर करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद यूएस को भी मजबूरन इस जंग में इन्वॉल्व होना पड़ा। Since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. यहाँ पर जापान के कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वार 2 की बात की जाती है तो अक्सर हम जर्मनी और हिटलर पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और जापान की ज़्यादातर बात नहीं की जाती। जबकि साल 1900 के शुरुआत में जापान भी वैसे ही कब्जा कर रहा था दूसरे देशों पर, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपियन देश बाकी देशों पर कब्जा करने लग रहे थे, उन्हें कॉलोनाइज करने लग रहे थे, और यही चीज़ जापान भी कर रहा था। इंडिया जैसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, ऐसे ही 1940 तक जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। ये जापानीज कॉलोनाइजर्स बात करते थे ग्रेटर एशिया की, कि हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो, लेकिन ये सब कहने की बातें थी। रियलिटी में बाकी और कॉलोनाइजर्स की तरह ये ज़मीन पर कब्जा करते थे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि उन्हें खुद मुनाफा मिल सके। सबसे पहला बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया था साल 1931 में। नॉर्दर्न चाइना में एक एरिया था मंचूरिया करके, और वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। नॉर्थ में इनका प्लान था वहाँ से आगे जाकर मंगोलिया देश पर, सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में इनका प्लान था कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के जो एरियाज हैं, इन एरियाज पर कब्जा करेंगे। लेकिन साउथ में ये जो देश हैं आज के दिन, वियतनाम, कंबोडिया, ये उस टाइम फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना करके बुलाया जाता था। जापान अगर इन पर कब्जा करना चाहता था तो जापान को पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना पड़ता, और हुआ भी ऐसा ही। 1940 में जापान ने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन ये करने से जापान अब वर्ल्ड वार 2 का एक पार्टिसिपेंट बन गया था। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है और उन पर कब्जा किए जा रहा है, दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो सेम चीज़ करने लग रहा है। हम इस जंग में अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके इंटरफेयर तो नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए। क्यों ना इकोनॉमिकली कुछ एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका कॉपर, आयरन और स्टील जैसी चीज़ें जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। उम्मीद ये थी कि जापान ये देखकर एक्सपेंशन बंद कर देगा, लेकिन जापान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। रिस्पॉन्स में फिर अमेरिका तेल बेचना बंद कर देता है जापान को। उस जमाने में ऑयल एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जापानीज लोगों के लिए। 80% ऑयल जो जापान में आता था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पर तेल वापस शुरू करेंगे तुम्हें देना, कि तुम पहले चाइना के जो एरियाज को तुमने ऑक्यूपाई किया है वहाँ से वापस निकलो और जर्मनी और इटली के साथ अपनी अलायंस को तोड़ो। लेकिन ये करने का मतलब था कि अपने जो सपने थे ग्रेटर एशिया बनाने के जापानीज लोगों के, वो ख़त्म करने पड़ते, और जापान ने अमेरिका के तमाम शर्तें मानने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि हम तो कोई और रास्ता तलाश कर ही लेंगे। इन्होंने देखा कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज़ हैं, यहाँ पर तेल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, क्यों ना इन एरियाज़ पर अपना कब्जा जमाएं और खुद ही अपना तेल निकाल लें।
फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, इंडोनेशिया उस टाइम डच ईस्ट इंडीज था जो डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस टाइम ब्रिटिश मलाया था यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के अलाइज थे। अगर इन देशों पर भी हमला कर दिया तो इसका मतलब था कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है। अगर फिर भी अमेरिका हम पर हमला ना करे, लेकिन इसके बाद जब हम फिलीपींस को कब्जा करने जाएंगे, उस टाइम अमेरिका ने फिलीपींस को ऑक्यूपाई करके रखा था, तब तो अमेरिका हम पर पक्का वापस हमला कर देगा, क्योंकि हम फिर अमेरिका की टेरिटरी छीन रहे होंगे और ग्रेटर एशिया का सपना फिलीपींस के बिना कैसे पूरा हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे। लेकिन अगर इन केस अमेरिका हम पर हमला कर दे तो उन्हें पहले चुप करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही अमेरिका हमसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर एक लंबी लड़ाई चलेगी तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम चुपके से जाकर अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला कर देंगे, उनके सारे फाइटर विमानों को, सारे जहाज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो कैसे वो हम पर हमला करेंगे। यही सोचकर 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है। 350 से ज़्यादा जापानीज नेवी की एयरक्राफ्ट हमला करते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी की शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से ज़्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापान उसके बाद जाकर एकदम से फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन असल में देखा जाए तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी जो जापान ने करी। बच्चे ऐसी सोच रखते हैं कि मैं उन्हें पहले ख़त्म कर दूं ताकि वो मुझे ना मार सकें और इनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए मैं सेफ हूं। लेकिन अगर आप अमेरिका जैसे बड़े देश की टेरिटरी पर कब्जा करोगे, उनकी मिलिट्री बेस पर हमला करोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो चुप बैठे रहें, ऐसा तो होगा नहीं। यकीनन इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि अब वो भी जंग में आ रहा है और जापान के खिलाफ अमेरिका जंग छेड़ देता है। यही वो पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और ऐसा होते देख नाजी जर्मनी और इटली भी यूएसए के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं। 3 दिन बाद 1941 के एंड तक वर्ल्ड वार 2 अपनी अरूज पर थी। इन सारे बड़े देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है अपने आप को गोली मार के, और उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर जाता है। तो एक्सिस पावर्स में सिर्फ जापान बचता है जिसने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। लगातार हुए लॉसेस के बावजूद भी जापानीज एम्पायर सरेंडर करने को राजी नहीं थे। लेकिन जो इसके पीछे राज था सरेंडर न करने का, यकीनन आप सुन के हैरान रह जाएंगे। असल में बात यह थी, जापानीज आम जनता को बारी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जापान में एक महाराजा थे, जापानीज एम्पायर जो थे उनके हिरोहितो थे। वो उस टाइम लोगों को बताते थे कि ये जो एम्पायर हैं ये गॉड की देन है। लिटरली लोग उन्हें गॉड से कंपेयर करते थे। तो जो भी वो कहते अंधाधुंध उसमें विश्वास करो, अगर नहीं करोगे तो तुम हमारे देश के अगेंस्ट हो। इसके अलावा कुछ जापानीज कल्चर और ट्रेडिशंस जो थे उन्हें बड़े गंदे तरीके से मॉडिफाई किया जाता था लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उनका बोशीदो समुराई ट्रेडिशन। इस बोशीदो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग समुराइज को हमेशा मौत के बारे में अवेयर रहना चाहिए। इसे दी एंड की तरह नहीं देखना चाहिए और मौत से इतना डरना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने इस ट्रेडिशन को मॉडिफाई करके लोगों को क्या सुनाया? इन्होंने कहा कि एक समुराई वो होता है जो एम्पायर के लिए जान देने को तैयार रहे, जो समझता है कि एम्पायर के लिए जान देना मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर है और दुश्मनों के सामने सरेंडर करना मेरे लिए बेइज्जती वाली बात है। इस तरीके से अगर लोगों को ब्रेन वॉश किया जाएगा तो लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे, और यही हुआ दोस्तों। जापानीज लोगों को ब्रेन वॉश किया गया ऑर्गेनाइज्ड सुसाइड अटैक्स करने के लिए। इनके एयरफोर्स में एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट बनाई गई जिसे कामिकाजे कहा गया। ये वो पायलट्स थे जिनका मकसद था कि वो अपने फाइटर जेट्स में बैठेंगे और इस फाइटर जेट को ले जाके दुश्मनों की वारशिप्स में क्रैश कर देंगे और खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सुसाइड बॉम्बिंग। इतना ही नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने साथ एक एक्सप्लोजिव लेकर चलें और नीचे लेट जाए टैंक के सामने ताकि खुद अपनी जान दे दे वो और टैंक को भी फोड़ दे। इमेजिन कर सकते हो, इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया लोगों को वहाँ। दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी अलाइज देश उम्मीद लगाए बैठे थे कि वार की वजह से जापान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है,
भूखमरी बहुत ज़्यादा है, शायद आम जनता जापान की अब अपने एम्पायर के खिलाफ खड़ी हो और इस प्रेशर में आकर एम्पायर्स अपने आप को सरेंडर कर देंगे। लेकिन अमेरिका जो सोच रहा था जापान में उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। अमेरिका ने देखा एक ही रास्ता बचता है, अपने मिलिट्री को भेजें और वहां पर ऑन ग्राउंड जाकर जापानीज एम्पायर को ओवरथ्रो करें। इसलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच में आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा, 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 के बीच। नक्शे में देखोगे तो जापान के काफ़ी साउथ में एक आइलैंड है ओकिनावा करके। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है कि एक ऑन ग्राउंड जाकर फिजिकली इस आइलैंड पर कब्जा किया जाए और कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में आए तो उसे हटा दिया जाए। लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका के रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। आखिरी बचा हुआ अकेला इंसान भी एंड तक लड़ने लग रहा था। लगातार कामेकाजे अटैक्स देखने को मिले, एक के बाद एक सुसाइड बम। सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। इसका मतलब था कि अमेरिकन फोर्सेस के लिए जापानीज फोर्सेस को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी कारण से बैटल ऑफ ओकिनावा को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है, पैसिफिक में जो हुई। इवेंचुअली अमेरिका ने लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 12,000 अमेरिकन सोल्जर मारे गए, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज सोल्जर मारे गए। ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें ओकिनावंस बुलाते हैं। इस एक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा ओकिनावंस मारे गए। ये स्टैटिस्टिक्स सुनकर अमेरिका की मिलिट्री हेड्स ने सोचा कि इस तरीके से तो हमारा ऑपरेशन डाउनफॉल काम नहीं करेगा, लेकिन शायद अगर हम अपने सारी आर्मी को, सारे लोगों को वहां भेज देंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन किस कीमत पर? इस छोटे से आइलैंड में ही 12,000 लोग हमारी आर्मी के मारे गए। अगर हम बाकी आइलैंड्स पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे जापान के, अगर उन्हें इस तरीके से ऑन ग्राउंड हराने की कोशिश करेंगे तो कितने और लोग हमारे मारे जाएंगे और ये लड़ाई तो कितने सालों तक खिंचती चली जाएगी, क्योंकि जापानीज जो जनता है वो इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी है कि वो सरेंडर करने को राजी नहीं है। अमेरिका और अलायंस ने सोचा कि कुछ और तरीका यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। जापान को सरेंडर करवाने के लिए 12 अप्रैल 1945 यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कई समय से यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, वो गुजर जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन बन जाते हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। जापान की इस जंग में एक सॉल्यूशन ढूंढने की सारी जिम्मेदारी अब इनके कंधे पर थी। अलग अलग ऑप्शन से यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अगर हम जापानीज एम्पायर हिरोहितो के साथ शायद नेगोशिएट करके देख लें, वो चीज़ काम कर जाए, लेकिन नहीं काम करेगी इन्हें लगता है, क्योंकि एम्पायर किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। इन्हें पता चलता है एक टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम कर रहे थे। दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए 16 जुलाई 1945 को इस एटम बम को टेस्ट किया जाता है न्यू मैक्सिको में एक बॉम्बिंग रेंज में, और ये टेस्ट सक्सेसफुल निकलता है। ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। अपने बाकी और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट हेड्स के साथ ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बम गिराया जाए। ये डिसाइड करते हैं गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग दे दी जाए जापान को। 26 जुलाई 1945 पोट्सडेम डिक्लेरेशन। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से। ये वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो उसका नतीजा होगा पूरे तरीके से तबाही। बिना स्पेसिफाई किए एग्जैक्टली क्या मतलब है इनका तबाही से, जापानीज लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये एटम बम जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जुलाई 1945 में कहा जाता है कि जो एंटी वार सेंटिमेंट्स थे आम जनता के अंदर जापान में, वो काफ़ी बढ़ चुके थे। लोग परेशान होने लगे थे इस लड़ाई से, भूख से मर रहे थे, जॉब्स की कमी थी, इकोनॉमिक हालत ख़राब थी, लेकिन वो खड़े होकर अपने खुद की मिलिट्री और एम्पायर के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते थे जब तक मिलिट्री उन्हें सपोर्ट ना करती। जापानीज एम्पायर एक्चुअली में सरेंडर करने को तब राजी हो जाते जब यह कहा जाता कि वो अपनी पावर बनाए रख सकेंगे और कुछ ऑक्यूपाइड एरियाज एक्चुअली में उनके अंडर ही रहने दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था, तो 29 जुलाई 1945 को जापान इस पोट्सडेम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करती है। इसके बाद 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि एटम बम गिराया जाए जापान के ऊपर।